नमस्कार, मैं सुजल दवे। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा ये सीधा सादा। वादा तेरा वादा, राजेश खन्ना की फिल्म का ये गीत है। मैं गा नहीं सकता हूं तो बोल रहा हूं। आप सभी को रोज ये गीत गुनगुनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर किसी को इसे कॉलर ट्यून बना लेनी चाहिए, ताकि आप भूल न सके कि आपको सरकार ने क्या वादे किए थे और क्या मिल रहा है। मैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बात करना चाहता हूं। अब तो आप राजेश खन्ना की फिल्म के गीत की अहमियत समझ चुके होंगे। पिछले एक महीने में सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 18 बार बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की कीमतें का बढ़ाना यह सरकार के हाथ में नहीं है, और है भी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ते घटते क्रूड के भाव देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करते हैं। इस हिसाब से सरकार के हाथ में कीमतें नहीं है, पर सरकार इस पर जो टैक्स ले रही है वो मूल कीमत से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 85 पैसे और डीजल 86 रुपये 76 पैसे बिका। चेन्नई में पेट्रोल 97 रुपये 19 पैसे रहा तो डीजल 91 रुपये 42 पैसे रहा। तो कोलकाता में पेट्रोल 95 रुपये 80 पैसे बिका और डीजल 89 रुपये 60 पैसे बिक रहा था। जबकि मुंबई में पेट्रोल 102 रुपये 4 पैसे और डीजल 94 रुपये 15 पैसे बिक रहा था। कोरोना काल में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, तब सरकार पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतें वसूल कर लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रही है। अगर सरकार कहती है कि कीमतें घटाना उसके हाथ में नहीं है, तो सरकार एक झूठ बोल रही है। अगर केंद्र सरकार अपना टैक्स कम कर दे और राज्य सरकार वेट कम कर दे तो कीमतें घट सकती है, पर इससे सरकार के राजस्व पर असर होगा, जो सरकार को ना गुजारा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष अपनी भूमिका में आया है। विपक्ष देर से अपनी भूमिका अदा कर रहा है, पर कर रहा है। शुक्रवार को दिल्ली यूथ कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि कीमतों के विरोध में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को कुरियर के जरिए साइकिल भेजकर बढ़ती कीमतों का विरोध किया जाएगा। दूसरी तरफ गुजरात में हर शहर गांव में कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों पर धरने दिए और रैली भी निकाली। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बैलगाड़ी में निकल पड़े और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस ने इस धरने में किसानों को आधार बनाया था, क्योंकि किसानों को खेत जोतने के लिए डीजल की जरूरत होती है, जिसकी कीमतें हाल में आसमान को छू रही है। कई कांग्रेस के नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर दिया और दिन भर राज्य की राजनीति में गर्मी बरकरार रही। सरकार के सारे एसी इस गर्मी के सामने बेकार साबित हुए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रही सारी तस्वीरों को ध्यान से देखें। इसमें आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे, पर जनता कहीं नजर नहीं आएगी। मैंने ये चीज नोटिस की है। लगता है जनता को 100 रुपये के पार पेट्रोल चला गया है, फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। विपक्ष अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और मेरे जैसे जीरो टीआरपी एंकर फालतू में चिल्ला रहे। जनता पेट्रोल पंप पर आराम से 100 रुपये खर्च करके पेट्रोल भरा रही है। यह है आईटी सेल का काम। आप बर्बाद हो रहे और आपको पता भी नहीं चलता। पूर्व मुख्यमंत्री हालना वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबे इलेक्शन में घना वायदा कर्या चूंटणी में 100 दिन के बाद हम मोंघवारी घटा देंगे। ये वायदा पूरे आज पेट्रोल डीजल का भाव आसमाने पहुंची गया है। गैस भाव आसमाने पहुंची गया है। એટલું જ નહીં, રસોડાનું તેલ પણ એટલું બધું મોંઘું થઈ ગયું છે, છતાંય એની કાન ઉઘડતા નથી। અમે માંગણી કરીએ છીએ કે આવનાર દિવસોમાં જો ભાવ નહીં ઘટ્યા તો ઉગ્ર આંદોलन કરીશું અને ભારત દેશનું પણ એલાન અમે કરીશું। 15 લાખ डाले खाते में जनधन योजना लाएंगे। આ બધા વાયદાઓ કઈ ગયા? આજે મોંઘવારીમાં જનતા પીછાયેલી છે। मध्यम वर्ग की એટલી મોટી હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે કે લોકો તમે જોઈ નથી શકતા એટલી હાલત ખરાબ। લોકડાઉન વેક્સિન નથી, ફલાણું નથી, મોટી મોટી વાતો કરે। આજે ગામડાના ગરીબ અમારા આદિવાસીઓ ભાઈઓ બહેનો કેટલાક મરી ગયા છે લોકડાઉનમાં, આ કોરોનાની અંદર। ખોટું પડાવો, મીડિયામાં જવું, વારંવાર झूठ बोलવું। 60 साल से हिंदुस्तान में कांग्रेस ने वैक्सीन तैयार नहीं की। बहुत साची बात है। 60 साल में कितनी बड़ी वैक्सीन उपलब्ध करी कांग्रेस सरकारे। टीबीनी बात करिए, टीकानी बात करिए, चेचक टीकानी, एवी घणी बधी योजनाओं में
કોંગ્રેસ સરકારે વેક્સિનનો ઉપયોગ કરીને અને આ દેશના લોકોને બચાવ્યા છે. આઝાદ હિન્દુસ્તાનમાં ક્યારેક કોઈ કલ્પના નહીં કરી હોય કે આ દેશની અંદર ડીઝલ મોંઘું હશે અને પેટ્રોલ સસ્તું હશે. કોંગ્રેસના રાજની અંદર જ્યારે ડીઝલ 58 રૂપિયા મળતું હતું અને પેટ્રોલ 65 રૂપિયા મળતું હતું ત્યારે આ મોદી અને ભાજપે ભાષણો કર્યા હતા કે આ દેશની અંદર પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ આસમાને છે એટલે કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપો. અને એના ઉપર વિશ્વાસ કરીને દેશની જનતાએ ભાજપને લાવ્યા અને ભાજપને લાવ્યા પછી તમે જોયું કે આજે ડીઝલ 95 રૂપિયા પહોંચવા આવ્યું છે અને એક અઠવાડિયા પછી 100 રૂપિયાને પાર કરશે અને સામે પેટ્રોલ આજે 93-94 રૂપિયાને આંબી રહ્યો છે. ટૂંક સમયની અંદર 100 રૂપિયાને પાર થશે. આ પેટ્રોલ પંપ ને ડીઝલ પંપમાં સેટિંગ નથી 100 રૂપિયાનું. કોઈ કલ્પના નથી કરી કે 100 રૂપિયા 3 આંકડામાં પેટ્રોલ ડીઝલ થશે. નવા પેટ્રોલ પંપ આ લોકોને લગાવવા પડશે, નવું સેટિંગ કરવું પડશે. આ પ્રકારની તૈયારી છે. ડીઝલના ભાવ વધે એટલે શાકભાજીના ભાવ વધે, જીવન જરૂરી વસ્તુઓના ભાવ વધે, તેલના ભાવ વધે, શિક્ષણ મોંઘું થાય, તમામ સ્તરે મોંઘવારી વધે અને ગરીબ સામાન્ય માણસ, મધ્યમ વર્ગનો માણસ એ પીસાય. બીજી બાજુ વેપારીઓ હાલાકી ભોગવે, બસના ભાડા વધ્યા, માલ સામાનનો ભાવ વધ્યો. કોઈ રીતે દેશની જનતાને રાહત નથી. ત્યારે હવે બધા આજે પેટ્રોલ દેવતાને અને આ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ દેશમાંથી ભાજપને ભગાવો અને દેશ બચાવો. ભાજપને ભગાવો અને મોંઘવારી ભગાવો. આ સૂત્ર સાથે ખેડૂત, મધ્યમ વર્ગ, યુવાન, વિદ્યાર્થી, મહિલાઓ, વેપારીઓ બધા એક અવાજે આજે કહી રહ્યા છે. 2014માં કેન્દ્રમાં જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે પ્રતિ બેરલ ડોલર $165 જ્યારે ક્રૂડનો ભાવ હતો. ત્યારે પણ કોંગ્રેસ સરકારમાં 60 થી 61 થી 62 રૂપિયાનો પેટ્રોલનો ભાવ હતો. આજે 75 રૂપિયા પ્રતિ બેરલ ક્રૂડનો જ્યારે ભાવ છે ત્યારે આજે અમુક રાજ્યમાં તો 100 ની ઉપર પેટ્રોલનો ભાવ છે. ગુજરાતમાં 94 રૂપિયા કે 55 રૂપિયા પેટ્રોલનો ભાવ છે. બીજી વાત તમને કરું મગફળીની, કે જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે મગફળીના 1100 રૂપિયા ભાવ મળતા હતા. આજે પણ હમણાં ટેકાના ભાવ 1011 રૂપિયા, 1040 રૂપિયા ટેકાના ભાવ બાંધ્યા છે. ત્યારે તેલનો ડબ્બો 1500 થી 1600 રૂપિયા મળતો. આજે પણ મગફળીનો ભાવ 1000 થી 1100 રૂપિયા છે. તેલના ડબ્બાનો ભાવ 300 રૂપિયા છે. અને આ સરકારમાં સામાન્ય માણસને જીવવું બહુ મુશ્કેલ બની ગયું છે. આ સરકાર ગંભીર સરકાર છે. બોલે કંઈ, કરે કંઈ અને હાલે કંઈ એવી આ સરકાર છે. અને આમ જનતા, આમ મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગને તો જીવવું બહુ મુશ્કેલ બની ગયું છે. ત્યારે આજે અમે પેટ્રોલના ભાવ વિરુદ્ધમાં લીંબડી તાલુકા અને શહેર સમિતિ વતી અમે ભાવ વધારા ગુલાબ આપી અને પેટા ખવડાવીને આ સરકારનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ કે જલ્દીમાં જલ્દી પેટ્રોલનો ભાવ ઓછો થાય અને નાના માણસોને રાહત મળે. પ્રમુખ નટુભાઈ પોપટિયા 2013-14માં જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે સ્મૃતિ ઈરાની, રાજનાથસિંહ, મોદી બધા જેમ બોલતા હતા 60 રૂપિયાનું ડીઝલ મળતું હતું, પેટ્રોલ મળતું હતું. ત્યારે આજે કોરોના કાળમાં જે મહામારીને કારણે માણસોની ક્ષમતા નથી જ્યારે ખરીદી કરવાની, ત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલના રોજે રોજ ભાવ વધે છે. આજે 65નું ડીઝલ 100 રૂપિયા પહોંચી ગયું છે. એમાં પેટ્રોલ કરતાં ડીઝલ પણ મોંઘું થઈ ગયું છે. ત્યારે આ મોંઘવારીની સામે અમે વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છીએ. ગમે તેમ કરીને તાત્કાલિક ગેસ, પેટ્રોલના ભાવ ઘટે એવી અમારી માગણી છે. આ મોંઘવારીમાં કેવી રીતે જીવવું એ પણ અત્યારે બહુ કઠિનતાપૂર્વક છે. સમગ્ર વિશ્વમાં અને ભારત અને ગુજરાતમાં કોરોના મહામારીની ગંભીર ચિંતા પ્રેરિત પરિસ્થિતિ હાલ ચાલી રહી છે અને કેટલાય સમયથી લોકડાઉનના કારણે પ્રજાની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ જ કપરી અને ચિંતા પ્રેરિત બની છે. આ સંજોગોમાં પણ છેલ્લા 55 દિવસમાં 23 વખત ડીઝલ, પેટ્રોલ અને જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓના ભાવો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે વધારી અને પ્રજાને વધારે ચિંતામાં અને દુઃખી કરેલ છે. આ સંજોગોમાં એક જાગૃત વિરોધ પક્ષ તરીકે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પાર્ટીએ સમગ્ર ભારતમાં આજે પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસના ભાવ વધારાની સામે એક આંદોલન છેડ્યું છે અને જેના ભાગરૂપે સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે. પંચમહાલ જિલ્લામાં પણ આજે તમામ તાલુકા મથકોએ, શહેર મથકોએ આજે પેટ્રોલ, ડીઝલના ભાવનો વિરોધ કરી અને સરકારને જાગૃત કરવા અને આ રીતના કોરોના મહામારીમાં જ્યારે ગરીબ અને સામાન્ય મધ્યમ વર્ગની પ્રજા ખૂબ જ દુઃખી છે એ સંજોગોમાં પેટ્રોલ, ડીઝલનો ભાવ
તુરંત પાછો ખેંચવા આજે માંગ કરવામાં આવેલ છે। આજ રોજ આ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ભડકે બળી રહ્યા છે અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પ્રજા આ ભાવ વધારામાં પીસાઈ રહી છે। ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આ એક કાર્યક્રમ આપ્યો છે કે દરેક પેટ્રોલ પંપે લોકોને મળી અને આ ભાવ વધારા અંગે લોકોને જાગૃત કરવા આ સરકાર ભાજપની સરકાર જ્યારે 2014માં એમને જાહેરાત કરી હતી કે અમે 35 રૂપિયા ડીઝલ આપશું પ્રજાને, એના બદલે આજે 100 રૂપિયા પેટ્રોલના અને 90 રૂપિયા ડીઝલના થઈ ગયા છે। આજ રોજ દેશમાં મહેંગાઈ એટલી બધી વધી ગઈ છે કે સામાન્ય વ્યક્તિ એને સહન કરી શકે એમ નથી। આવી પરિસ્થિતિની અંદર પેટ્રોલના ભાવ 100 રૂપિયાથી ઉપર ગયા છે, ત્યારે ખરેખર મોદી સાહેબના અચ્છે દિનનું આ એક નિશાન છે। આને અચ્છે દિન કહેવાય એ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે કે સામાન્ય પબ્લિક કેટલી પરેશાન થઈ રહી છે। કોરોના મહામારી જેવી પરિસ્થિતિની અંદર પણ સરકાર પેટ્રોલના ભાવ દિવસે દિવસે વધારી રહી છે, ત્યારે આવા ભાવ વધારવાથી સામાન્ય જનતા ઉપર દરેક પ્રકારનો લોડ પડે છે। પેટ્રોલ એ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુને વહન માટે એક બહુ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ છે, ત્યારે 100 ઉપર ભાવ જ્યારે જતો હોય ત્યારે ખરેખર આ સરકાર એક નિષ્ફળ સરકાર છે એનું પ્રતિબિંબ દેખાઈ આવે છે। માટે અમે એનો વિરોધ કરીએ છીએ આજે। જય હિન્દ, જય ભારત। આજરોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને વિરોધ કરવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ બજારમાં ડીઝલ પેટ્રોલના ભાવ ખૂબ જ ઓછા હોય, તળિયે હોય, અને જે 100 રૂપિયા ડીઝલ પેટ્રોલ થયું છે એમાંથી માત્ર 40% જ પેટ્રોલ ડીઝલનો વાસ્તવિક ભાવ છે, જ્યારે 60% એમાંથી 60 થી 70 રૂપિયા જેટલું આપણે આ સરકાર છે એ એનું ઉઘરાણી ટેક્સના રૂપમાં લઈ રહી છે। અને આ જે પેટ્રોલ સ્ટેશનો છે અત્યારે હાલમાં સરકારના ઉઘરાણીના કેન્દ્રો બની ગયા છે, લોકોને લૂંટવાના કેન્દ્ર બની રહ્યા છે। ત્યારે કોંગ્રેસના જવાબદાર આગેવાનોએ આની વિરુદ્ધ મોટું એક આંદોલન છેડ્યું છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ આવી જ રીતે આ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા સામે અમે લડત લડશું। સરકારને અમારી એટલી જ વિનંતી છે કે આવનારા દિવસોમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ જે કોંગ્રેસ સરકાર વખતે હતા, જ્યારે જે અચ્છે દિન હતા, જ્યારે 60 રૂપિયા હતા, એ 60 રૂપિયા વાળા અમને અચ્છે દિન આપી દો, અમારા 100 રૂપિયા वाला अच्चे दिन। आज हम इसी पर बात करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के अतुल पटेल। अतुल पटेल रामदेव के 40 रुपये में पेट्रोल मिलेगा वाले बयान के बाद बढ़ती कीमतों पर बारीकी से अभ्यास कर रहे हैं। हम आज उनसे विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। अतुल, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप पहली बार मेरे कार्यक्रम में आए हैं तो आपका विशेष स्वागत करते हुए पहला प्रश्न मेरा आपको यही जाएगा, विपक्ष अपनी भूमिका अदा तो कर रहा है लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें आजकल में तो नहीं बढ़ी, पिछले 1 महीने में 18 बार बढ़ चुकी है, तब ये विपक्ष विरोध क्यों नहीं कर रहा था? विपक्ष जागा जरूर है पर देर से जागने की वजह क्या बताएंगे आप? सुजल भाई, इसमें बात ऐसी है कि हर वक्त पे जो कोई भी काम करने के लिए पार्टी, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, अच्छे मुद्दे हो या कोई भी मुद्दा हो, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा रहा है कि उसको देश विरोधी बता दो और कोरोना की महामारी में राजनीति कर रहे हो, ऐसा वैसा करके भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया और मैं नहीं बताना चाहता आपको, गोदी मीडिया के माध्यम से काउंटर खोटा गलत तरीके से काउंटर करती है। तो इसकी वजह से हम लोगों को तो मालूम ही था, हम लोग चुनाव में भी जनता को बता रहे थे कि भाई पेट्रोल के दाम क्या है, पेट्रोल किस दाम पे मिलना चाहिए, ये आपके साथ लूट कर रही है। तो हम लोग सही में बता रहे थे, जो पिछले इलेक्शन में भी हम बता रहे थे। मैं तो 2 साल से मैं तो ये बात बता रहा हूँ, हर गांव जाता हूँ तो मैं डेटा बेस बना के जाता हूँ और बताता हूँ जनता को आंकड़े के साथ कि भाई देखो, आपको ये गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है। अभी सुजल भाई, थोड़े दिन पहले की बात है, मोदी साहब ने मन की बात की, तो उसमें ऐसा किया कि 9.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों के बैंक अकाउंट में 19,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सम्मान राशि के खाते में डाल दिया कि समझो हर 3 महीने में 1 साल में 6,000 रुपया डालते किसान परिवार को। तो मैं किसानों को समझाना चाहता हूं कि आपके साथ कैसी लूट हो रही है, आप कैलकुलेशन कीजिए।
हिंदुस्तान का नागरिक अब जागरूक हो चुका है, पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए कि ये 2000 देते हैं और सामने हमारी जेब में से कितने पैसे ले रहे हैं। मैंने थोड़ा सुजल भाई अपने तरीके से एक स्टैटिस्टिक बनाया, क्योंकि जनता के पास जाना है तो कुछ मुद्दे लेके जाना पड़ेगा। ऐसे अनगढ़ंत और फेंकम फेंक करेंगे, फेकोलॉजी की बात करेंगे जिसे किसके मन में नहीं उतरेगी, ऐसी बात करेंगे, जनता स्वीकारेगी नहीं। अभी तो कुछ एनालिसिस किया था पिछले 2 महीने पहले कि भाई ये पेट्रोल डीजल की जो मायाजाल है, मोदी जी पेट्रोल डीजल के रेट इतने क्यों बढ़ा रहे हैं? जीएसटी में दूसरी जगह से भी आमदनी होती है, तो पेट्रोल डीजल का भाव कम क्यों नहीं करते हैं? एक दिन में समझो 8 करोड़ लीटर पेट्रोल यहाँ हमारे देश में बिकता है और 25 करोड़ लीटर डीजल का बिक्री होता है। तो मैंने कुछ बैक में जाके 10 साल 15 मनमोहन सरकार थी हमारी 2004 से 14, तो वो टाइम का एनालिसिस किया और अभी का एनालिसिस किया, तो वो एनालिसिस से मेरा दिमाग चक्कर खा गया कि यार इतनी लूट चल रही है। फिर ऐसे 21 लाख करोड़ का जो कलेक्शन किया जनता की जेब में से काट के, तो ये 21 लाख करोड़ के देश के अभी महामारी में भी कहाँ यूज किया। फिर भी पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री जी लोगों के सब पास से पैसा मांगते हैं और उसका यूज करते नहीं करते, वो बताने की भी उसको जिम्मेदारी नहीं, बताते भी नहीं। आरटीआई कोई करता है बोले ये हम नहीं बताएंगे। तो सुजल भाई एक एनालिसिस में आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इजाजत दे। आप एनालिसिस में ही है। देखो 2004 में जब हमारी यूपीए सरकार मनमोहन सिंह आए, तब क्रूड के दाम थे करीबन $45 प्रति बैरल शुरू स्टार्टिंग में, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम आया तो वो दाम आप देखोगे तो कितना बढ़ गया, $140 प्रति बैरल बढ़ गया। और मैंने पूरा एनालिसिस करके एवरेज निकाला, 10 साल के शासन में $100 प्रति बैरल रेट रहा। और जब से मोदी जी आए 2014 में एक 15 दिन के लिए कुछ रेट रहे, $100 के बाद में एकदम डाउन हो गया ग्राफ। समझो ये ग्राफ इतना डाउन हो गया कि $50-60 कम हो गया एक ही महीने में। और अभी कोरोना के काल में $19 एक बैरल का हो गया था, वो आपको मालूम है, पूरे जनता को मालूम है। तो मैंने उसका भी एनालिसिस निकाला। तो जब से मोदी जी 7 साल में आए तो $50 के करीब अप्रोक्सीमेटली एक बैरल लीटर का रेट रहा है पिछले 7 साल में। तो उसका हम एनालिसिस करें कि मनमोहन सरकार में वो टाइम पे इतने दाम से $100 प्रति एवरेज थे, तो वो कितने दाम में बेचे? तो 36 से लेके 36, 40, 46, 48, 50, 73.70, मतलब ₹73 लास्ट रेट कांग्रेस के शासन में पेट्रोल का रहा। ये एवरेज 4 सिटी का एवरेज रेट है। समझो कलकत्ता है, बॉम्बे है, हमारे जो बड़े बड़े 4 मेट्रो सिटी। और डीजल के दाम मैंने देखे तो ₹24 से शुरू हुआ तो ₹66 तक, लास्ट में ₹66 हुआ। वो टाइम पे क्रूड का रेट आप समझो 100 के ऊपर, $125-30 बैरल का हो गया था। तो ये 2 पार्टी का रेट का एनालिसिस है। तो मैंने एक थंब रूल कैलकुलेशन किया कि ये लूट कितनी होती है। तो एवरेज पेट्रोल के रेट ₹45 आया 10 साल यूपीए के शासन में, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में समझो 60 से शुरू हुआ। अभी सेंचुरी सचिन तेंदुलकर और जो गांगुली ओपनिंग में बैटिंग करते थे, कंपटीशन लगाते थे कौन पहले सेंचुरी लगाए, कभी सचिन लगा देता, कभी गांगुली लगा देता। तो अभी डीजल और पेट्रोल में कंपटीशन हो गया है। अभी तो सेंचुरी क्रॉस हो गया है, करीबन 5-6 राज्यों में पेट्रोल ने तो सेंचुरी लगा दी है। तो उसका जो हम एवरेज मैंने निकाला कि हमारी मोदी गवर्नमेंट तो ₹75 एवरेज में पेट्रोल हमको 7 साल में बेचा, ₹75, और यूपीए सरकार ने ₹45। तो वो दोनों का डिफरेंस निकालिए सुजल भाई, तो ₹30 डिफरेंस आया। इतने सारे डबल दाम होने के बावजूद भी क्रूड के ₹30 डिफरेंस आया। और ऐसे ही मैंने अतुल यहाँ रोकता हूँ आपको। हाँ। आप जो कह रहे हो मैं मानता हूँ कि 43 बोला आपने, ठीक है, और 75 मोदी सरकार में बोले, उससे भी मैं सहमति रखता हूँ। लेकिन आप देखिए, आप जो 10 साल पुराने आंकड़े दे रहे हैं, तो इतने हमारे पास विकल्प भी बढ़े हैं, लोग भी बढ़े हैं, उसकी मांग भी बढ़ी है, और शास्त्र का एक नियम है कि आपकी जितनी मांग बड़ी होगी कीमत उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस चीज को भी आप अपने एनालिसिस में ले रहे हो कि नहीं?
नहीं 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 सुजल भाई, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे देश में क्रूड होता नहीं है, समझो। हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, ईरान, इराक है, सऊदी कंट्री है, वो ऐसी कंट्री में से हम लाते हैं, तो इंटरनेशनल रेट मार्केट में होते, उसके मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम कम और ज्यादा होना चाहिए। इंडिया का चाहे पॉपुलेशन कितना बढ़े कितना कम हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से हम क्रूड लेते हैं। क्रूड हमारे यहाँ 15% होता है, 85% हम लोग बाहर से लाते हैं। तो इससे कुछ लेना देना है, पॉपुलेशन बढ़े, यूज बढ़े। और आप देखो तो पिछले 2 साल में कितना यूज कम हो गया है पेट्रोल डीजल का, फिर भी ये रेट तो ऊपर ही जा रहे हैं। जब चुनाव आता है, अभी 5 राज्यों का चुनाव देखा तो एक भी बार रेट नहीं बढ़ाया मोदी जी ने। आपने देखा होगा बंगाल और तमिलनाडु ये सब चुनाव हो, तो स्टेडी और स्टेबल रेट हो गया। तो क्यों अभी स्टेडी और स्टेबल नहीं करते? बाद में 20 बार रेट बढ़ गया। तो ये ऐसी बात है। तो डीजल की बात मैं आपको करूं कि डीजल के 35 रुपये एवरेज यूपीए सरकार ने 10 साल में दिए, और अभी 90 के ऊपर हो गए डीजल। एवरेज रेट आप लगाओ तो 70 रुपये में एवरेज रेट 1 लीटर हमारी सरकार, आज मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को दे रही है। ये दोनों का डिफरेंस आप मिलाओ तो पेट्रोल में 30 रुपये की लूट कर रहे हैं। हमारे राहुल जी बोलते हैं चौकीदार चोर है, लेकिन तो मैं तो बोलता हूँ चौकीदार चोर नहीं, लुटेरा है। जनता को बिंदास लूटता है, सबको। चलिए ठीक है, आप जनता के लिए मुद्दे उठाते हैं। अतुल, यहाँ रोक रहा हूं मैं आपको। आप जनता के लिए मुद्दे उठाते हैं, आज दिन भर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, धरने किए, नारे भी लगा दिए। मैंने अपनी बारीकी से एक चीज को नोटिस किया है कि जो तस्वीरें या जो फुटेज हमारे पास आए हैं, पूरे राज्य में भिन्न भिन्न शहरों से आए हैं, मैंने एक चीज नोटिस की है कि सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे, जनता आपके साथ जुड़ी नहीं है। तो जनता को क्यों नहीं जोड़ पा रहे, जबकि मुद्दा तो आप जनता का लेके जा रहे थे? जनता क्यों नहीं जुड़ रही, वो भी एक हमारे लिए तो एक पजल ही है। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात आपने बोल दी, क्योंकि हम लोग जब आरक्षण के आंदोलन में गए थे तो जनता हमारे साथ जुड़ती थी, हजारों लोग आते थे। सभी छोटे छोटे गांव में जाओ, वो अलग बात है, आरक्षण वाली बात अलग है। लेकिन पार्टी के आंदोलन में क्यों नहीं आती है, पार्टी के आंदोलन में क्यों नहीं आती है, वो क्वेश्चन मार्क है। और मैंने उसका रिसर्च नहीं किया और मैं उसका जवाब भी नहीं देता, लेकिन जनता को आना पड़ेगा। जनता नहीं आएगी पर आती नहीं है, आना पड़ेगा, आती नहीं है, आना पड़ेगा। अभी क्यों नहीं आती वो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ये मोदी शासन के अंदर जनता पिछले 1.5 साल से तो कोरोना की महामारी में इतनी परेशान हो गई है। धंधा नहीं है, रोजगारी नहीं है। किसी को कार्यक्रम में आना है तो चलो 100 रुपये का पेट्रोल जाएगा, 50 रुपये का पेट्रोल जाएगा। अपनी झंझट में से जनता को टाइम नहीं मिलता है तो दूसरा सोचे, क्योंकि जनता अभी ऐसा दिमाग बना रही है, ऐसे तो ऐसा ही चलने वाला है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कितना भी लड़ेंगे, हम कितना भी आंदोलन करेंगे, लेकिन ये मोदी सरकार को कुछ असर होने वाला नहीं है। और ज्यादातर हिंदुस्तान के 100 करोड़ जनता ने देखा कि किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया। दिल्ली की बॉर्डर पर हजारों लाखों की संख्या में किसानों कितने दिन तक ठंड में छूटते रहे, फिर भी मोदी सरकार पर कुछ असर नहीं हुआ। तो जनता ने माइंड प्रिपेयर किया कि ये लोगों के सामने कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। ये लोगों को जब चुनाव आए तो बैलेट पेपर से जवाब देना, वही मुताबिक जनता ने मान दिया है। और उसका मैं तो मानता हूं कि आने वाले चुनाव में उसका इफेक्ट 100% गुजरात हो या पूरे इंडिया में होने वाला ही है। अभी 5 राज्यों के चुनाव में देखा कि पूरी, चलो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का इतना ज्यादा फायदा ही नहीं हुआ। तमिलनाडु में थोड़ा कुछ फायदा हुआ हमें और केरल में हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में हमारी भी बहुत बुरी तरह से हमारे कैंडिडेट हारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपोगेंडा से प्रचार प्रसार, पूरी मिनिस्ट्री, पीएम हो, डेप्यूटी पीएम हो, गृह मंत्री हो, कोई भी हो, राजनाथ सिंह हो, पूरे लोग चले गए, फिर भी बंगाल में हारे। मतलब जनता जनार्दन ने जनादेश दे दिया, तमिलनाडु की जनता ने भी जनादेश दे दिया कि भाई मोदी। ठीक है, तो ये सब तो पुरानी बात है, अब नई की बात करें। ये भविष्य काल की बात करें, वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं, भूतकाल को हम भूल जाए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करके आपको विराम देता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जनता आपसे जुड़ नहीं रही, फिर भी आप जनता के मुद्दों को लेके प्रदर्शन धरने कर रहे हैं। अच्छी बात है, विपक्ष को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। लोकतंत्र का जो देश है हमारा, उसमें विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है जो आपने अदा करने की कोशिश की है, मैं सराहना करता हूं आपकी। पर सवाल ये है कि आपके धरने के बाद भी अगर पेट्रोल डीजल के जो कीमतें हैं वो कम नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो,
एक मैं किसानों के बार बार एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ सुजल भाई, क्योंकि मैं अभी गाँव में रहता हूँ। किसानों की जो हालत है, ट्रैक्टर लेके जाते हैं किसान, पहले 40-42 और यूपीए सरकार में 25 से 30-35 रुपए डीजल मिलता था। आज ट्रैक्टर लेके किसान जाता है तो खेती, जो खेत प्लाव लगाते, खेती करते, खेत लगाते, खाद लेके जाते हैं, माल अपना देने को जाते हैं, लेने को जाते हैं, तो ट्रैक्टर में कितना रेट, डबल रेट हो गया। तो ये लोगों को इतनी परेशानी है। और किसान आंदोलन हुआ तो पेट का पानी नहीं हिला, इतनी मोटी चमड़ी हो गई ये लोगों को। तो हम हमारा फर्ज निभाने के लिए हम जनता के लिए जा रहे हैं, हमारा फर्ज है। हम विपक्ष में है तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे तो जनता हमारे पास कैसे आएगी? जनता भी सोचेगी कि भाई चलो कांग्रेस निकली। हमारे जो अभी कोरोना महाकाल में भी हमारे यूथ कांग्रेस के लोग पूरे देश में निकले थे, और किसी को भी हेल्प चाहिए तो यूथ कांग्रेस का कांटेक्ट करते थे। ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे कोई भी दवाइयां हो, वो हम लोगों ने किया है और हम करेंगे। ठीक ठीक। चर्चा में जुड़ने के लिए अतुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर जनता के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं तो जनता आपसे जुड़ जाए, और जनता जुड़े न जुड़े, लेकिन आप विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए तो इसका असर पूरी जनता को मिलेगा, जनता का ही फायदा होगा। धन्यवाद अतुल। अब एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो सरकार या आईटी सेल आपको नहीं बताएगा। वाकई सरकार कीमतें घटाना चाहती है तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला देना चाहिए, पर सरकार ये करेगी नहीं, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद सरकार केवल 18% ही टैक्स ले पाएगी। अब इससे समझिए, मान लीजिए सरकार न टैक्स ले रही है न राज्य सरकार वेट, केवल मूल कीमतों पर 18% जीएसटी ली जा रही है। पेट्रोल की मूल कीमत है 44 रुपये, उस पर 18% लेने पर पेट्रोल बिक सकता है 51 या 52 रुपये के करीब। मतलब आपको 51-52 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, पर इससे सरकार के राजस्व में कमी आएगी। आज ये अच्छी तरह जानते हैं, पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपने बोलना तो 7 साल पहले ही छोड़ दिया है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, बोलना जारी रखिए, वरना मुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि आपकी खामोशी ही आपका कुछ नहीं होने देगी। दुष्यंत कुमार का एक सेट पढ़कर अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब बात करते दल बदलू नेताओं की। यूपी में जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ा, वैसे ही भाजपा का दामन थामा। भाजपा में खुशी की लहर का ठिकाना ही नहीं रहा, पर यह खुशी भाजपा की ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि बंगाल में मुकुल रॉय ने भाजपा का दामन छोड़कर घर वापसी की है। मुकुल रॉय शुक्रवार को ममता बनर्जी से मिले थे और उन्होंने फिर से टीएमसी का दामन थाम लिया। रॉय कृष्णनगर दक्षिण से विधायक हैं और पहले वे भाजपा में शामिल हो गए थे, पर जैसे ही सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते, वैसे ही अब उन्होंने अपने घर पर वापसी कर ली है। मुकुल रॉय का जाना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। दरअसल 2017 के बाद टीएमसी के दिग्गजों को बीजेपी में लाने में उनकी अहम भूमिका रही है। अब मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद उनके करीबी और समर्थकों का भी टीएमसी में जाना तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय लंबे समय से बीजेपी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। दरअसल इस साल जो चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल विधानसभा के, उसमें कृष्णानगर दक्षिण से जीतने के बाद मुकुल रॉय के टीएमसी में वापसी की अटकलें लग रही थी। इसके पीछे वजह यह बताई गई कि बंगाल में विपक्ष के नेता के रूप में उनका नाम न आगे बढ़ाकर शुवेंदु अधिकारी को इसकी कमान सौंप दी गई थी। शुवेंदु का नाम नेता विपक्ष के तौर पर तय हो जाने के बाद बंगाल में यह अटकलें शुरू हुई थी कि रॉय अपने घर पर वापस आएंगे। हालांकि तब रॉय ने खुद टीएमसी में जाने की अटकलों को खारिज किया था। उन्होंने खुद को बीजेपी का सिपाही बताते हुए ट्वीट किया था, बतौर बीजेपी सिपाही राज्य में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं सभी से अपील करता हूं कि लोग ऐसी अफवाहों पर विराम लगाए। मैं अपने राजनीतिक मार्ग को लेकर संकल्पित हूं, मुकुल रॉय कह रहे अपने ट्वीट में। फिर बीते दिनों टीएमसी ने मुकुल रॉय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। अस्पताल में भर्ती मुकुल रॉय की पत्नी का हालचाल लेने के लिए टीएमसी में नंबर 2 के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे।
इसके तुरंत ही बाद ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय को फोन कर उनकी बीमार पत्नी का हाल जाना और इसी बहाने स्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश की थी। पिछले दिनों कोलकाता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की तरफ से बुलाई गई बैठक में भी मुकुल रॉय नदारद रहे थे। कहा गया कि मुकुल रॉय को आखिरी वक्त पर मीटिंग की जानकारी दी गई थी। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पोस्ट कोविड शिकायतों के चलते मुकुल रॉय आइसोलेशन में है, इसलिए वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। मुकुल रॉय सबसे पहले टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं में शुमार थे। 2017 में वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद बड़ी संख्या में टीएमसी नेताओं को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई थी। मुकुल रॉय की हैसियत टीएमसी की सरकार में नंबर 2 के नेता के रूप में थी। वह यूपीए 2 सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा नारदा और शारदा घोटाले में भी उनका नाम सामने आ चुका है। अब जब रॉय टीएमसी में वापस चले गए तो भाजपा के लिए एक चिंता का विषय हो गया है। बंगाल से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक भाजपा को बंगाल में ऐसी खबरों के लिए अब तैयार रहना होगा। अब बात करते हैं भाजपा की। जब भारत का संविधान बना तो सबको समान अधिकार दिया गया था और सभी के लिए कानून एक समान था। लेकिन पिछले कई सालों से शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान नोटिस किया है कि कानून केवल आम आदमी के लिए है, भाजपा के लिए नहीं। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां आम आदमी कानून से परेशान है और भाजपा के नेता कानून तोड़कर संदेश देते हैं कि कानून हमसे है, हम कानून से नहीं। मैं बात करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की, जहां भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोविड की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी थी। मामला है भाजपा सांसद सिंधिया द्वारा आयोजित एम्बुलेंस वितरण कार्यक्रम का। कार्यक्रम के दौरान मंत्री से लेकर संतरी तक कोविड नियमों को भूल गए थे। पूरे प्रदेश में अभी कोरोना की वजह से ऐसे कार्यक्रमों में आयोजन पर पाबंदी है। सिंधिया ने ग्वालियर में एम्बुलेंस वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया था। कार्यक्रम की तस्वीरें आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जिम्मेदार लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर आम लोग क्या करेंगे। ग्वालियर में एम्बुलेंस वितरण समारोह के दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सरकार के 3 मंत्री, पूर्व मंत्री और सांसद कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे थे। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिले में रूल ऑफ 6 लागू है, मतलब एक साथ 6 लोग से ज्यादा मिलने पर धारा 144 का उल्लंघन माना जाता है। कार्यक्रम के स्टेज पर ही 10 लोग शान से बैठे थे। कानून का उल्लंघन और अपमान आप साफ समझ सकते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जिले में किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या अन्य कार्यक्रम पर रोक है। इसके बाद भी यह कार्यक्रम हो गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। पल पल सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। 3 दिन के अंचल दौरे पर आए राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोरोना संक्रमण काल में लापता होने और गायब होने के आरोप लगते रहे। यह आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। साथ ही यह भी कहा था कि अनलॉक होते ही सिंधिया ग्वालियर में अपनी जन सेवा करने कूद पड़ेंगे। लगभग वैसा ही होता दिख रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर ध्यान से देखें। शुक्रवार को ग्वालियर संभाग को 5 एम्बुलेंस देने के लिए कार्यक्रम किया गया था, लेकिन कार्यक्रम ने बता दिया कि सारी पाबंदियां और नियम सिर्फ आम लोगों के लिए, बाजारों में व्यापारियों पर लागू होते। शुक्रवार दोपहर मोती महल के कंट्रोल कमांड सेंटर के 5 एम्बुलेंस दान देने के लिए भव्य मंच सज गया। जिले में संक्रमण को रोकने के लिए रूल ऑफ 6 लागू है। इसके बावजूद करीब 200 लोग कार्यक्रम में पहुंच गए। कार्यक्रम की तस्वीरें चिक चिक कर कह रही है कि कानून भाजपा के लिए नहीं है। ये खबर देखकर गुजरात के दर्शकों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। चिंता न करें। गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और दूसरे नेता ऐसे कार्यक्रम करते ही रहते हैं। आप इसमें हिस्सा लीजिए और व्हाट्सअप करते रहिए। इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। याद रखिए, जब तक आप व्हाट्सअप खेलते रहेंगे ना, तब तक आपको देश की कोई भी समस्या नजर नहीं आएगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आप देख रहे थे एनालिसिस। नमस्कार।
राह में मुश्किलें हैं मगर